A very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am C.S. Shweta and today we are starting with the revision of Employee State Insurance Act 1948. So ESIC Act. ESIC Act आज हम कहाँ से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं नोट्स में से और इसका पीडीएफ हमें मिलेगा। यस, इसका पीडीएफ भी मिलेगा। जैसे आपको पीपीटीज का पीडीएफ मिलता है वैसे आपको नोट्स का पीडीएफ भी यू विल गेट द एक्सेस, राइट? And we are revising this chapter. What kind of questions can come in exam? We'll discuss them in detail and how to learn. What are important topics that you need to learn in this chapter? We are going to discuss everything, right? अब ये जितनी भी देर हम ESIC करने वाले हैं, what I think you want just before your exam is कि हमारा रिविजन एक स्पीड में हो जाए लेकिन सब कुछ कवर भी हो जाए, राइट? सारे टॉपिक्स भी हो जाएँ और हमें लर्न भी हो जाए। बीच में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लें। अगर एक रिविजन क्लास में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, देन आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग एल्स, राइट? And while you're doing the video, I would definitely request you that you please do writing practice along with me. I am not doing writing practice. While I'm teaching, you do the writing practice. Because I can make you understand, I can make you learn, बट आई कांट मेक यू राइट। वो तो आपको ही वीडियो के साथ-साथ लिखना पड़ेगा बिकॉज़ आई डोंट वांट कि ये हम 30-40 मिनट का रिविज़न करें, उसके बाद आप लिखने बैठ रहे हो और यू आर गिविंग मोर एंड मोर टाइम टू वन चैप्टर। बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सिलेबस है हमारा, तो हमें एक-एक करके सारी चीज़ें करनी है। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम कुछ छोड़ के चले जाएँ, ज़रूरी थोड़ी ना उसी में से क्वेश्चन आएगा। ये बात तो सही है कि ज़रूरी नहीं है कि एक चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, क्या पता ना ही आए, राइट? बट क्या पता उसी में से क्वेश्चन आ जाए, ये भी हो सकता है। ये मेरे साथ हुआ हुआ है। कंपनी अकाउंट्स के पेपर में आई आई हैड इन माय सिलेबस जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर मैं नहीं करके गई थी। मैंने सोचा कुछ नहीं होता, मैंने कंपनी अकाउंट्स इतने अच्छे से करा, जॉइंट वेंचर वाला कुछ था, ब्रांच अकाउंट्स थे, मैं नहीं करके गई थी। आप मानेंगे नहीं, 10 नंबर का क्वेश्चन उसी में से आया एंड आई वाज़ लाइक ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज़ और रिविज़न करा था बट एक होता है ना, अपने सैटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं करा था वो चैप्टर। तो यू नेवर नो, राइट, कि हमें क्या आ जाए एग्ज़ाम में, क्या ना आए, तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। और जब भी ईएसआईसी की बात आती है ना, तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि हर चैप्टर के ना कुछ कीवर्ड्स पकड़ लो, जिससे तुम्हें पूरा चैप्टर याद आ जाए, ठीक है? ईएसआईसी में आपको याद रखना है वेलफेयर एंड ईएसआईसी कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमिटी, रीजनल बोर्ड्स। ये 2-3 शब्द ऐसे माइंड में रखेंगे ना, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ, इसमें ये सारी बातें हुई थी। ठीक है? जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, ये सब में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहता है हमको। ठीक है? इसमें भी कमिटी बनाई थी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में भी कमिटी बनाई है। तो हम लोग वो हो जाते हैं कि कौन से चैप्टर में क्या बात हुआ था, राइट? क्योंकि है तो लेबर लॉ और सब में कुछ ना कुछ रीजनल कमिश्नर, रीजनल ऑफिसर, लेबर कमिश्नर, ये शब्द सुनने को मिलते हैं, कमिटी जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। सो मेक अप अ स्टोरी फॉर योर एवरी चैप्टर कि मिनिमम वेजेस में क्या बात करी गई है, ईपीएफ में ईएसआईसी में क्या बात करी है, ईपीएफ में क्या है। अब जैसे ईपीएफ है, ईपीएफ में बस 3 स्कीम्स के बारे में हाइलाइट करा गया है, ठीक है ना? ईपीएफ, ईपीएस एंड इडली स्कीम, प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इडली। तो ये 3 हमें जब भी ईपीएफ का नाम है, ये 3 चीज़ें याद आ जानी चाहिए। तो अब ईएसआईसी का भी ऐसे कीवर्ड्स बना लेने हैं हमको, ठीक है? अभी देखिए ये नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, बट डेफ़िनेटली हम थोड़ा जो हमारे डेफ़िनेशंस हैं, उनसे हम आगे चलेंगे क्योंकि डेफ़िनेशन सिर्फ़ रीडिंग पर्पज़ के लिए है। वी शैल नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन डेफ़िनेशंस क्योंकि डायरेक्टली डेफ़िनेशंस नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है? तो ईएसआईसी में सो लेट्स स्टार्ट विद ईएसआईसी, एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। व्हाट इज़ दिस एक्ट ऑल अबाउट? ईएसआईसी एक्ट तो 1948 में बना है, पर इसकी जो एक होता है ना अवेयरनेस, थ्रोइंग लाइट ऑन द एक्ट, वो आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है। आजकल लोगों के पास ईएसआईसी कार्ड है, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स के बारे में उनको पता है कि उनको क्या-क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ईएसआईसी में। एक वर्कर को अब जाके एक अच्छे से पता चला है कि ईएसआईसी है क्या, ठीक है? तो एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, ये एक्ट किस लिए बना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ईएसआईसी प्रोवाइड इंटीग्रेटेड नीड बेस्ड सोशल इंश्योरेंस स्कीम।
अभी जैसे आप इंश्योरेंस ले लेंगे, मैं इंश्योरेंस ले लूंगी, वी आर प्रोफेशनल्स, हम इंश्योरेंस ले लेंगे। एनीबडी हु इज अर्निंग प्रीटी वेल, वो अपने लिए आज की डेट में इंश्योरेंस ले ही लेता है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। बट व्हाट अबाउट एम्प्लॉइज, वर्कर हु आर अर्निंग सो लेस कि वो शायद इंश्योरेंस को सबसे लीस्ट प्रायोरिटाइज करेंगे, है ना? लीस्ट, वो कहेंगे ऐसा ऐसा हम क्या किस कंटिजेंसी में पैसा इंश्योरेंस इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट कंटिजेंसी ना, है ना? ये बीमारी हुई तो आपको ये पैसा मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड एक्सेट्रा। सो कभी भी एक कंटिजेंट इवेंट पे लेबर जो है वो पैसा नहीं लगाएगा, वो कहेगा मेरे तो पहले ही पैसे पूरे नहीं पड़ते, देयर आर सो मच एक्सपेंसेस, सो सो ये एक सोशल स्कीम है, सोशल इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, कि गवर्नमेंट कह रही है कि लेबर को जो भी ईएसआईसी में रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको उनके लेबर को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, उनका फ्री इलाज होगा ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में। आई एम सॉरी, विंटर इफेक्ट्स, आई हेट विंटर्स। मैं ये किताब लिखने वाली हूँ सर जल्द ही। तो ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में एडमिशन होगा, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में इलाज होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कुछ भी नहीं देना आपको। तो ये एक स्कीम प्रोवाइड करी गई है एम्प्लॉयज को। So it guarantees physical disablement. Sorry, it gives the benefits such as sickness, maternity, temporary or permanent physical disablement, death due to employment injury. एम्प्लॉयमेंट के दौरान डेथ हो जाती है, किसी कारण डेथ हो जाती है, सो यहाँ पे वो भी बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिकनेस से एक सैलरी रिड्यूस हो जाएगी। आप बीमार हो, आप घर बैठे हो, तो आपकी सैलरी नहीं आ रही है, ऊपर से आपके ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस, तो ये एसआईसी आपको बेनिफिट देगा। मैटरनिटी एप्लीकेबल फॉर वुमेन। अब बच्चे कहेंगे मैम मैटरनिटी के लिए तो हमारा एक एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, देन व्हाट अबाउट मैटरनिटी व्हेन इट कम्स टू ईएसआईसी? देखिए, मैटरनिटी एक्ट हमारा बिल्कुल है, जो छुट्टियों के बारे में बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की मतलब आपको फुल सैलरी की आपको सैलरी देने की बात करता है व्हाइल यू आर ऑन लीव, ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव जैसे हम बात करते हैं, वो राइट्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। दूसरा, फिजिकल डिसेबलमेंट की वजह से आपका जो भी नुकसान होता है वो ईएसआईसी में कवर होगा। डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी वो ईएसआईसी में कवर होगा। तो ये 4 बेनिफिट्स हमको लिखने हैं। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ईएसआईसी को लेके कुछ भी आ जाता है हमें, तो हमें याद रहना चाहिए कि ईएसआईसी एक्ट 1948 में आया था, 4 बेनिफिट्स देता है वो, सिकनेस, मैटरनिटी, परमानेंट और टेम्पररी डिसेबलमेंट, एंड फोर्थ वन इज डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। उसके बाद ईएसआईसी गिव बेनिफिट्स ऑफ टू एम्प्लॉयज ऑफ दीज बेनिफिट्स ऑफ सिकनेस, benefits to employees in case of sickness, maternity, employment injury, and other provision with respect to any disablement, right? तो उसके बाद कह रहे हैं the act extends to whole of India. The central government is empowered to enforce provision. Central government ही इसके provision enforce करती है by notification in different parts of country. Definitions हम नहीं कर रहे हैं, definitions is just for the reading purpose. हम अगर ये एक बैच की क्लास होती तो डेफिनेटली हम करते, पर ये रिविजन क्लास है। रिविजन का मतलब क्या होता है? रिविजन का मतलब होता है कि हम वो बातें करें जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपके सामने सारी बातें कर रही हूँ एक्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीक है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट मेक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑल द एम्प्लॉयज इन फैक्ट्रीज। किसके ऊपर ये लग रहा है ये एक्ट? ऑल द एम्प्लॉयज इन फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट जिनके ऊपर ये एक्ट लग रहा है। सच इंश्योर्ड पर्सन, अच्छा इनको क्या बोला जा रहा है? फैक्ट्रीज के ऊपर लगता है, एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर लग रहा है ये एक्ट। उसके बाद कह रहे हैं ये जो एम्प्लॉयज हैं जो इस एक्ट के अंडर आ रहे हैं उनको क्या बुलाया जाएगा? इंश्योर्ड पर्सन। दे हैव टू पे कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंश्योरेंस फंड थ्रू देयर एम्प्लॉयर्स। सो ईएसआईसी फंड, ये रहे आपके एम्प्लॉयर्स, एंड द कंट्रीब्यूशन नीड्स टू बी डिपॉजिटेड टू ईएसआईसी फंड। सच इंश्योर्ड पर्सन एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट, जो आपने ऊपर बात करी है। और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ईएसआईसी कोर्ट भी है जहां पे आप जाकर अपना अपील फाइल अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईएसआईसी स्कीम, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम। अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझना जरूरी है कि एक्ट तो आपने बना दिया, स्कीम तो आपने बना दी, ये बोल दिया कि बेनिफिट देंगे इंश्योर्ड पर्सन को, पर यहाँ पे बात आ रही है कि ये स्कीम, ये एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, इस एक्ट की मैनेजमेंट कौन करेगा?
ठीक है, तो इस एक्ट की मैनेजमेंट कौन करेगा? प्लीज टेक अ लुक. ESIC Corporation Standing Committee and Medical Benefit Council have been constituted. Further, ESIC fund has been created, which is held and administered by ESIC Corporation through its executive committee called Standing Committee, with the assistance, advice, and expertise of Medical Council and regional and local boards of committee. तो यहाँ पे कौन कौन है जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस एक्ट में? एक तो हमारी ESIC कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी जो फंड को भी देखती है और ये कमेटी एडवाइस भी करती है गवर्नमेंट को. दूसरा हमारा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है जो टाइम टू टाइम एक बेनिफिट के रिगार्डिंग आपको बता सकता है कि अभी जैसे क्या है, कोई डिसेबलमेंट है, अभी यहाँ पे मेडिकल टर्म्स होंगे, हमको तो नहीं पता, तो यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का काम आएगा. सिकनेस है, आप बेनिफिट की तरफ नजर देखिए ना, सिकनेस, मेटर्निटी, इंजरी, डिसेबलमेंट, राइट. तो ये सब चीजों के लिए वी नीड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल. ESIC Section 3 of this Act provides for establishment of ESIC Corporation by central government for administration of ESIC scheme. तो स्कीम को चलाने के लिए कौन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है? कॉर्पोरेशन. कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हम इस कॉर्पोरेशन का. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स chairman, a vice chairman, and other members representing employers, employees, state government, union territories, and medical profession. 3 members of the parliament and director general of corporation are its ex officio members. तो यहाँ कह रहे कौन कौन है? एक तो ESIC कॉर्पोरेशन में देखो, कॉर्पोरेशन बहुत, कॉर्पोरेशन इज अ एंटिटी. ये ESIC कॉर्पोरेशन किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया. क्यों बनाया है? ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम. कौन सी स्कीम? ESIC एक्ट के अंडर जो स्कीम निकाली है, ESI स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम. इस स्कीम में क्या होता है? इस स्कीम में बेनिफिट दिया जाता है. किसको बेनिफिट दिया जाता है? उन एम्प्लॉयज को जो रजिस्टर्ड है ESI स्कीम में. क्या बेनिफिट दिया जाता है? सिकनेस, आपका मेटर्निटी, आपका डिसेबलमेंट एंड डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी. ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं ESI में एम्प्लॉयज को. ठीक है, और इसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है? कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन में कौन है? इंसान ही होंगे. तो कितने लोग हैं? चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज है, और 3 ऐसे मेंबर है जो मेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन को. एंड 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन बता रहा है. अगर एग्जाम में कॉर्पोरेशन के बारे में लिखने को आता है तो आप ये कॉम्पोजिशन लिख सकते हैं. कौन कौन है? अगेन स्टूडेंट सुनिए. चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, members representing employers, employees, state, union territories, 3 members of medical profession, 3 members of parliament. 3 members of parliament and director general as ex officio member. ठीक है, and other members में medical profession भी है. Power and duties of corporation, ये करते क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन में तो बोल दिया आपने, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं स्कीम का, तो उसमें क्या क्या काम करते हैं? सेक्शन 19 एम्पावर्स टू प्रमोट. ये एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया, तो प्लीज इस पे थोड़ा फोकस करिए. सेक्शन 19 बात कर रहा है पावर्स ऑफ ESIC. यहाँ कह रहे हैं इट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एंड फॉर रिहेबिलिटेशन, रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन. सबसे ज्यादा सिकनेस बेनिफिट तो ही मुझे चाहिए. आई एम रियली सो सॉरी. चलिए एनीवे, ये जो इंश्योर्ड पर्सन होते हैं, इंश्योर्ड पर्सन कौन है? जो आपकी ESI स्कीम में आए हैं, ये इंश्योर्ड पर्सन. ठीक है, इनको बेनिफिट दिया जाता है, सब दिया जाता है, सुन लिया हमने. इनको बेनिफिट देने के लिए स्कीम बनाई गई है, सुन लिया हमने इसको. और स्कीम को चलाने वाले कॉर्पोरेशन है, ये भी हमने सुन लिया. कॉर्पोरेशन में कौन कौन है, कॉम्पोजिशन, वो भी हमने बात कर ली. अब हम बात करें कॉर्पोरेशन करती क्या है. कॉर्पोरेशन पहले तो इन एम्प्लॉयज का जो इंश्योर्ड पर्सन है, मैं एम्प्लॉयज नहीं बोल रही, इंश्योर्ड पर्सन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वो एम्प्लॉयज जो स्कीम के अंडर हैं उनको हम इंश्योर्ड पर्सन बोलेंगे, राइट. तो ये बेनिफिट उनको ही दिया जाता है. तो इंश्योर्ड पर्सन जो है उनको बेनिफिट एक्सटेंड करना कॉर्पोरेशन का काम है.
उसके बाद देखना कि इनका दोबारा से रीअपॉइंटमेंट हो जाए, रिहैबिलिटेशन हो जाए, ये देखना भी कॉर्पोरेशन का काम होता है। मतलब इट इज़ वन ऑफ देयर ड्यूटीज़ टू रिहैबिलिटेट एम्प्लॉयी, टू एक्सटेंड द बेनिफिट टू द एम्प्लॉयी। What else are the powers of corporation? पहला, to acquire, hold property, both movable, immovable, sell और transfer। कौन सी प्रॉपर्टी बेचने की पावर यहाँ पे बात करी जा रही है? एक बात बताओ, हॉस्पिटल बनाओगे, इनको जो बेनिफिट दोगे, क्या मतलब बेनिफिट कैसे दिया जाता है? उनका इलाज करा के, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, तो प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, ट्रांसफर करना इनका काम है। मामी पैसे कहाँ से लाते हैं? अपने अपनी पॉकेट से पैसे देते हैं, पॉकेट से पैसे नहीं देते हैं। जो फंड आता है ना, ईएसआई फंड की बात करी ना हमने अभी, ईएसआई फंड एक ऐसा फंड है जिसमें कंट्रीब्यूशन जाता है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो ये कंट्रीब्यूशन का जो पैसा होता है, ये इसका इसका देख रेख कौन करता है? ये कॉर्पोरेशन ही करते हैं, तो इसी फंड में से ये पैसा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है, देखिए, ऑफ सच मेजर एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड्स ऑफ द कॉर्पोरेशन विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे जैसे बताती है, जैसे जैसे बताया गया ऑर्डर्स, उसी के हिसाब से आपको फंड को एक्सपेंड करना है, जिसमें से पहला पावर आपका ये है। इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट भी कर सकते हो मनी को, विच आर नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस। अभी जो खर्चे के लिए पैसा नहीं लग रहा है काम पे, उसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो उस पैसे को बढ़ाने के लिए। इट कैन रेज लोन्स, डिस्चार्ज लोन्स विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ये लोन दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं गवर्नमेंट की परमिशन से। इट मे कॉन्स्टिट्यूट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टाफ और एनी क्लास ऑफ द प्रोविडेंट और अदर बेनिफिट फंड एज इट मे थिंक फिट। अब एक बात बताइए, कॉर्पोरेशन में आपने कॉम्पोजिशन सुना, ये इनकी सैलरीज कहाँ से जाती है, इनके एक्सपेंसेस कहाँ से डीफ्रे करे जाते हैं, रीइंबर्स होते हैं कहाँ से? इसी, यही कॉर्पोरेशन रिलीज करती है इनका सारा पैसा, राइट? ये इनकी पावर है। तो ये पावर, ये सेंट्रल सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही ईएसआईसी को पावर देती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें विंग्स ऑफ कॉर्पोरेशन। विंग्स में हम बात करेंगे स्टैंडिंग कमेटी के बारे में और हमारे मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के बारे में। सो ये क्या है विंग्स? मतलब ये आपने, अभी तो चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ, ये इसी चैप्टर का एक्सटेंडिंग पोर्शन है, जो आपको ये नोट्स भी दिए जाएंगे। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला पार्ट डेफिनेशन इंट्रोडक्शन था, दूसरा पार्ट विंग्स है, तीसरा पार्ट में भी कुछ पावर्स है और चौथे पार्ट में हमारे ट्राइब्यूनल के बारे में बात करी गई है। So in this topic, we are going to talk about wings, contribution, benefit, adjudication process. So ESI सारे एस्टैब्लिशमेंट पे जहाँ अप्लाई होता है वो स्कीम में आते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 3.25% ऑफ सैलरी और एम्प्लॉय का है 0.75%। ये मिल के बन जाता है हमारा 4%। और ये कहाँ जा रहा है? ईएसआई फंड में। और ये फंड का पैसा कहाँ यूज हो रहा है वो तो हमने बात कर ही ली है, राइट? विंग्स ऑफ कॉर्पोरेशन में आ जाते हैं। विंग्स में बात कर रहे हैं हम स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट स्टैंडिंग कमेटी। अभी ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसमें हम तीन 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 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो हमारी है ईएसआई कॉर्पोरेशन, हमारा स्टैंडिंग कमेटी, हमारे मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, देन हमारे रीजनल बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड, रीजनल बोर्ड जो अपने स्टेट और रीजनल लेवल पे काम करते हैं। कॉर्पोरेशन टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन एफिशिएंटली हैज बीन प्रोवाइडेड 2 विंग्स। इनको 2 सहारे दिए जा रहे हैं। पक्षी को चाहिए ना उड़ने के लिए कॉर्पोरेशन। अभी कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है? कॉर्पोरेशन एक्ट के सारी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो कॉर्पोरेशन कह रहा है कि हमारे पास तो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड मेडिकल प्रोफेशन है। देन वी हैव 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन एज एक्स ऑफिशियो। ये हमारा कॉम्पोजिशन है, ठीक है? तो कॉम्पोजिशन में लोग तो बहुत ज्यादा है, पर ये लोग तो मैनेजमेंट और प्लानिंग और बड़े-बड़े डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा हमें और अथॉरिटीज का सहारा चाहिए हो सकता है। सो 2 विंग्स ऑफ कॉर्पोरेशन बोले जा रहे हैं। पहला विंग बोल रहे हैं स्टैंडिंग कमिटी और दूसरा विंग बोल रहे हैं मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडिंग कमिटी। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी अंडर सेक्शन 8। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक्ट में स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात करी गई। क्या पावर है स्टैंडिंग कमेटी की? स्टैंडिंग कमेटी हैज टू एडमिनिस्टर अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेशन, मे एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर, जो तुमने ऊपर पढ़ी है ना, ठीक है? अफेयर्स, जितने भी अफेयर्स हैं, अफेयर्स मतलब वो वाले अफेयर्स, काम करने वाले अफेयर्स। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है? जितने भी डे टू डे अफेयर्स, फंक्शन, पावर्स हैं कॉर्पोरेशन की, उनको एग्जीक्यूशन में लाना इनका काम है, ठीक है?
द सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेशन, क्योंकि इनको अपॉइंट तो उन्होंने ही करा ना, तो उनके सुपरिटेंडेंस के अंडर काम करेंगे. स्टैंडिंग कमिटी एक्ट एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी. मैंने क्या बोला एग्जीक्यूशन में? तो ये पहला विंग. आप ना ईएसआईसी को जब याद करो ना, तो ईएसआईसी चैप्टर को ना एक बर्ड की तरह याद रखो, तो आपको ये विंग्स जरूर जरूर याद आएगा. यू इमेजिन, मैम ने बोला था ईएसआईसी इज इक्वल टू, ईएसआईसी एक्ट इज इक्वल टू बर्ड. अभी मैम ये क्या बोल रहे हो, हम पहले ही खिचड़ी बनी हुई है, इतना पढ़ने को है, इतने सारे चैप्टर है. मुझे बच्चे बोलते हैं कि मैम इतने चैप्टर है, इतना कुछ पढ़ना है, लॉ, कितना सारा लॉ है. बिल्कुल सही बात है, बहुत लॉ है. अभी ये तो सिर्फ लेबर लॉ है, देन यू हैव योर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में जितनी चीजें आती हैं, राइट. सो देयर इज सो मच लॉ, देयर आर सो मेनी एक्ट्स वी नीड टू रिमेम्बर. पर एक बात बताओ, अब तुम्हारे दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं? ये हमारा दोस्त हमारे घर के सामने रहता है, ये हमारा स्कूल फ्रेंड है, ये हमारा कोचिंग फ्रेंड है, ये हमारा फलाना फ्रेंड है, ये मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है. कैसे याद रखते हो सबके बारे में, कैसे याद रखते हो? अरे इसका तो ये हुआ था, अरे उसके तो ना ये ऐसा ऐसा सीन है, इसका तो ये चीज है. मतलब सबकी स्टोरीज इतनी गहरी गहरी, हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी याद रखते हो, हर किसी की अलग अलग. कैसे याद रख ली? तो इतने दोस्त भी तो हैं, इतने एक्ट है, मतलब जो बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं वो तुम कैसे याद रखते हो? ये इंसान यहाँ रहता है और इसका ये बैकग्राउंड है, ये इंसान वहां रहता है, इसका ये बैकग्राउंड है, ये कहानी है, इसकी उससे लड़ाई हुई. मतलब क्या बढ़िया कनेक्शन तुम्हें याद रहते हैं. मतलब मुझे याद है एक बार फिजिकल क्लास में मैं किसी बच्चे का कोई बड़ा ना हौश-पौश चल रहा था क्लास में. सो आई आस्क्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट कि व्हाई देयर आर सो मच डिस्टर्बेंस इन क्लास एंड व्हाई दीस स्टूडेंट्स आर लाइक मेकिंग ग्रुप्स. मैम ऐसा था, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका ने ये करा, उसने वो करा. उसने मुझे मतलब 10 लोगों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दी. मैंने कहा बेटा लॉ के सेक्शन तो याद नहीं रहते हैं, ये बड़ी चीज़ें तुमको याद रहती हैं, किसने क्या करा. तो जो चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती है ना, वो हमें याद रहती है. तो इसको इंटरेस्टिंग बनाओ ना, ठीक है? अब इतनी कहानी सुन ली तो ईएसआईसी इज़ इक्वल टू बर्ड तो याद रहेगा ना कि वो बर्ड है. अब मैं बर्ड प्लीज़ बना नहीं सकती, इतना वाहियात बनेगा ना कि तुम बस गिर जाओगे, ठीक है? अब ईएसआईसी बर्ड है, ठीक है? ये बर्ड क्या काम कर रहा है? स्कीम का काम कर रहा है, एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम. ये सारी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है. एंड देन इसके 2 पंख हैं. पहला स्टैंडिंग, ऐसा लग रहा है ये बर्ड वायरल हो जाएगा, बड़ा ही वाहियात बर्ड बनाया है मैंने, क्या कर सकते हैं? तो ये जो है ये ईएसआईसी बर्ड है और इसके 2 विंग्स हैं, स्टैंडिंग कमिटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल. ठीक है, तो चलो हमने स्टैंडिंग कमिटी के बारे में पढ़ लिया. स्टैंडिंग कमिटी एग्जीक्यूशन बॉडी है ईएसआईसी की और सारे काम करती है जो भी ईएसआईसी इंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, दूसरा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है. मेडिकल बेनिफिट काउंसिल एम्पावर्स, सेक्शन 10 एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट मेडिकल बेनिफिट काउंसिल. सेक्शन 22 डिटरमाइंस द ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल स्टेटिंग दैट काउंसिल शैल, काउंसिल क्या करती है? एडवाइस करती है कॉर्पोरेशन एंड स्टैंडिंग कमेटी को. तो कॉर्पोरेशन को भी एडवाइस कर रही है, स्टैंडिंग कमेटी को भी एडवाइस कर रही है. किन मैटर्स पे? एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल बेनिफिट. क्यों? क्योंकि देखो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल एडवाइस कर सकती है क्योंकि हमने इस एक्ट में जो जो बेनिफिट्स दिए हैं एम्प्लॉयज को दैट आर रिलेटेड टू मेडिकल टर्म्स. तो जो शायद किसी पार्लियामेंट के मेंबर को या किसी एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव को या चेयरमैन को या ना पता हो या स्टैंडिंग कमेटी के किसी मेंबर को नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये बेनिफिट किस हद तक सिकनेस है या नहीं है, तो इसमें कौन एडवाइस करेगा? एमबीसी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल. दे हैव पावर्स टू इन्वेस्टिगेट. कोई झूठा क्लेम तो नहीं ला रहा कि हमें ये चोट लग गई है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से लगी है ताकि पैसा मिल जाए. तो ऐसा ये सब देखना, मेडिकल ट्रीटमेंट अटेंडेंस से रिलेटेड देखना, डॉक्टर्स की अटेंडेंस मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में, ये सारा काम एमबीसी का है. क्रिएशन ऑफ फंड. Section 26 of the Act provides that all contribution paid under this Act and all the money received by the central government on behalf of the central government is paid into a fund which is called as ESI fund, which shall be administered by corporation. ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि कॉर्पोरेशन इस फंड की देखरेख करते हैं. कॉर्पोरेशन में एक्सेप्ट कर भी सकते हैं. एक्सेप्ट क्या? ग्रांट्स, गिफ्ट्स, डोनेशन फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एनी इंडिविजुअल बॉडी whether incorporated or not, for the purpose of this act. A bank account in the name of employees, state insurance fund shall be opened with the RBI or any other bank which is approved by central government. Such account shall be opened on by officer which are authorized by standing committee with the approval of corporation.
कॉर्पोरेशन ने कमिटी को बोला कि अकाउंट खुलवाओ, कमिटी ने कहा ओके सर, हम अकाउंट ओपन करवा लेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है, अकाउंट खुल गया। अकाउंट का नाम क्या है? ईएसआई फंड। इस फंड में पैसा क्या जा रहा है? कंट्रीब्यूशन। कितना जा रहा है? 3.25% एम्प्लॉयर का, 0.75% एम्प्लॉय का। ठीक है, तो तकरीबन सोचो कि एक एरिया में कितने एम्प्लॉयर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, तो कितना फंड इकट्ठा हो जाता है। ये फंड की एडमिनिस्ट्रेशन करता है कॉर्पोरेशन, और अकाउंट अकाउंट खोलने की जिम्मेदारी किसकी है? कमिटी की। ये फंड किस पर्पज के लिए यूज होता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आप खुद सोचो, ये फंड का पैसा कहाँ यूज होगा? बेनिफिट देने के लिए। कौन सा बेनिफिट तुमको पता ही है। फिर जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं ये बेनिफिट के लिए, हॉस्पिटल के जो खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, किसी को रीइंबर्स करना है, ये सब इस फंड से जाएगा। तो जगह भी खरीदनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, राइट? तो ये सब इस एक्सपेंस से बेयर होगा। पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स एंड प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अटेंडेंस टू इंश्योर्ड पर्सन वेयर द मेडिकल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू देयर फैमिलीज आल्सो। तो जितने भी खर्चे होते हैं, कॉस्ट होती है, वो सब इस फंड से जाती है। ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस, अलाउंसेस टू मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमिटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, रीजनल बोर्ड। अब ये सारे बेचारे काम कर रहे हैं, तो इनको भी तो पैसा चाहिए ना। पेमेंट ऑफ सैलरीज, लीव, ज्वाइनिंग टाइम अलाउंसेस, ट्रैवलिंग, कॉम्पनसेटरी एक्सपेंसेस अलाउंसेस, ग्रेचुटी, compassionate allowances, passion pensions, contribution to PF, other benefit of officers, servants of corporation। मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं संस्था में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेशन के अंडर। चलो कॉर्पोरेशन का कॉम्पोजिशन तुमने सुन लिया। स्टैंडिंग कमेटी, एमबीसी, चलो इनका तो तुमने सुन लिया, तो गिने चुने, फिर भी गिने चुने लोग होंगे। लेकिन ये कॉर्पोरेशन में, कॉर्पोरेशन क्या काम कर रही है? हॉस्पिटल बना रही है, वहां डॉक्टर काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, इन सबका फीस भी तो जाता है ना। सो फ्रॉम द फंड। एस्टैब्लिशमेंट मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, अदर इंस्टीट्यूशन, इन सबका मेंटेनेंस इसी फंड से होता है। पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी प्राइवेट बॉडी और इंडिविजुअल टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, वो भी इसी फंड से जाता है। कोई भी कॉस्ट रीइंबर्स करना पड़ता है, ऑडिटिंग करानी है, इसी में से। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कोर्ट, सपोज ईएसआई को कोर्ट, किसी किसी मेंबर को या स्टैंडिंग कमेटी को कोर्ट बुलाया जाता है, तो वो खर्चा भी जाएगा। पेमेंट ऑफ एनी सम एनी अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इज गिवन बाय द फंड। पेमेंट ऑफ सम, अभी क्या है ना, अभी ईएसआईसी कॉर्पोरेशन हार गया, उसको बोला, उसको ईएसआई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि तुम्हें ये, एज पर द ऑर्डर ये निकला कि कॉर्पोरेशन तुम्हें इस इंश्योर्ड पर्सन को 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो इसी फंड में से जाएगा। एनी कॉस्ट चार्जेस ऑफ डिफेंडिंग, अभी आप कोई हायर करेंगे, कोई लीगल प्रैक्टिशनर, इसी फंड में से पैसा जाएगा। एक्सपेंडिचर विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड ऑन मेजर फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ, जैसे अवेयरनेस करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है कॉर्पोरेशन को, इसी में से पैसा जाएगा। एनी अदर एनी अदर एक्सपेंसेस अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फंड में से ही पैसा जाता है। कंट्रीब्यूशन की बात आती है, हम कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कर चुके हैं। तो कंट्रीब्यूशन हैव टू बी पेड बाय द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। यहाँ कह रहे हैं कौन कंट्रीब्यूशन पे करेगा? हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जिसने एक्चुअल हायर करा है एम्प्लॉय को, उसी की तरफ से कंट्रीब्यूशन जाएगा। सेक्शन 40 प्रोवाइड्स दैट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज टू बेयर द एक्सपेंस ऑफ रिमिटिंग द कंट्रीब्यूशन। ये नहीं कि तुमने कंट्रीब्यूशन दे दिया, अब इस कंट्रीब्यूशन को मेंटेन करने के लिए ये पैसा लग रहा है, कोई नहीं, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ही ड्यूटी है। ठीक है। If any contribution payable is not paid by the principal employer on the date of which the contribution is due, he shall be liable to pay simple interest at 12% per annum। जैसे बोल रहा जा रहा है कि अगर उसको पे करना था पर पे नहीं करा है, तो 12% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाएगा, महीने का या कितना डिले करा है उस हिसाब से उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करा जा सकता है। रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इमीडिएट एम्प्लॉयर। According to section 41, principal employer who has paid contribution respect of an employee employed by or through immediate employer is entitled to recover the amount of contribution, both employee, both employer, from the immediate employer either by deduction from any amount payable to him by principal employer under any contract or as a debt। अभी क्या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यहाँ नहीं है, उसने अपने अंडर किसी एम्प्लॉयर को रखा है, तो उसकी ड्यूटी बनेगी या तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से लेगा या कोई अमाउंट डिडक्ट करेगा एज अ डेट। ठीक है ना। तो ये इमीडिएट एम्प्लॉयर की ड्यूटी बन जाएगी पे करने की, क्या? कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन? 4%। देखो, एक तो
आपका आपका 0.75% तो कौन दे रहा है? एम्प्लॉयी खुद दे रहा है अपने वेजेस से कट के, और आपका 3.25% कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर. So contribution has to be paid in the manner time of the payment of contribution as per the proper stamp of fixed adhesive proper stamp होना चाहिए कि इतना हमने कंट्रीब्यूट कर दिया. डेट भी होनी चाहिए कॉर्पोरेशन को आपने कब कंट्रीब्यूट करा है. एंट्री होनी चाहिए बुक्स ऑफ कार्ड्स में योर कंट्रीब्यूशन पेड. क्योंकि देखो जिस डेट पे आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, ये एम्प्लॉय इंश्योर्ड पर्सन बन गया, तभी तो उसको इंश्योर जो भी बेनिफिट्स हैं वो एक्सटेंड करे जाएंगे. बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? पीरियोडिकल पेमेंट मिलती है. आप बीमार हो गए हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखा रहे हैं, पीरियोडिकल पेमेंट मिलती है. पीरियोडिकल पेमेंट टू इंश्योर्ड वर्कमैन इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट, मिसकैरेज कुछ भी हो जाता है. तो इन केस में इन दैट केस इंश्योर्ड पर्सन की जो स्पाउस है, द वुमेन, दैट शी इज आल्सो एक्सटेंडेड द बेनिफिट. इन फैक्ट अ वुमन एम्प्लॉयी जो है उसको भी ये बेनिफिट मिलता है. पीरियोडिकल पेमेंट एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है तब भी मिलती है. पीरियोडिकल पेमेंट टू डिपेंडेंट्स, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई है, डिपेंडेंट को पैसा मिलेगा. मेडिकल ट्रीटमेंट अटेंडेंस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, मेडिकल ट्रीटमेंट कोई चल रहा है तो पैसा मिलेगा. उसकी डेथ हो गई है तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी ईएसआई प्रोवाइड करेगा. उसके बाद हमारा आ जाता है एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोट. कोट आप कब जाएंगे? ईएसआई कोट आप कब जाएंगे और कौन जाएगा? देखो मैम, एम्प्लॉयज भी जा सकते हैं अगर तो उनका कंट्रीब्यूशन पे नहीं करा जा रहा है, या कंट्रीब्यूशन तो पे करा जा रहा है, उनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, तो बिल्कुल एम्प्लॉय जा सकता है. प्लस एम्प्लॉयर भी जा सकता है, ठीक है, अगर उसको कोई भी दिक्कत है तो. सेक्शन 74 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट ईएसआई कोड. अभी देखो तुमने कॉर्पोरेशन सुना, कॉन्स्टिट्यूट कर रही है सेंट्रल, स्टैंडिंग कमेटी सेंट्रल, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है. ईएसआई कोड कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, राइट. ईएसआई कॉर्पोरेशन का आई होप आपको कॉम्पोजिशन याद है अच्छे से. The court shall consist of judges of state government may think fit, or any person who has been a judicial officer, legal practitioner और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कोर्ट में होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट may appoint the same court for 2 or more local areas. जैसे कोई एरिया छोटा है तो एक कोर्ट भी 2 एरियाज के लिए होना चाहिए. तो आपको देखना है कि आपका ज्यूरिसडिक्शन कौन से कोर्ट में आ रहा है, वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं. मैटर्स टू बी डिसाइडेड इन ईआई कोर्ट. ये एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोर्ट में एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट अगर आपको है और आप उस ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे हो, आप बिल्कुल उस कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है. उसके बाद एजुडिकेशन ऑफ क्लेम, ईआई कोर्ट आल्सो हैज jurisdiction to decide recovery of contribution from principal employer or immediate employer. इनके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहे, मतलब कब से ड्यू डेट निकल गया, कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, तो एम्प्लॉइज को दिक्कत हो रही है कि भाई हमारा कोई सिकनेस बेनिफिट जो हमारे किसी दूसरे दोस्त को मिल रहा है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हमारा पैसा कट भी नहीं रहा. एम्प्लॉय तो कह रहा है भाई पैसा काट लो 0.75%, लेकिन हमें बेनिफिट दे दो, ठीक है ना. Proceeding in both the above cases can be initiated by filing application in the prescribed form by employee or his dependent or even employer or corporation. जिसको भी दिक्कत है वो फाइल कर सकते हैं. नो सिविल कोर्ट हैज पावर टू डिसाइड द मैटर्स फॉलोइंग विद द प्रीव्यू जुरिसडिक्शन ऑफ ईआई कोर्ट. तो ईआई कोर्ट इज टेकिंग द केसेस ऑफ एम्प्लॉइज इंश्योरेंस एंड एनीबडी जिसको भी दिक्कत है, एम्प्लॉय को, उसके डिपेंडेंट्स को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, एम्प्लॉयर को दिक्कत है, या कॉर्पोरेशन खुद फाइल करना चाहती है कि एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी एम्प्लॉयर, तो वो भी ईआई कोर्ट जा सकते हैं, राइट. उसके बाद तो हमारा ईपीएफ स्टार्ट हो जाता है. ईएसआईसी हमने रिवाइज कर लिया है. सो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में हमने क्या क्या रिवाइज करा अबाउट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बना किस लिए है, वो क्या क्या बेनिफिट देता है एम्प्लॉयज को, एंड देन इसके विंग्स कौन से हैं, इसको हम बर्ड की तरह याद रखेंगे. स्टैंडिंग कमिटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल इनके विंग्स है. एंड देन कॉर्पोरेशन का कॉम्पोजिशन क्या है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ कॉर्पोरेशन, हाउ द फंड इज एक्सपेंडेड बाय कॉर्पोरेशन, किस किस चीज में फंड एक्सपेंड मतलब खर्च करते हैं. एंड देन वी स्टडीड अबाउट ईआई कोड, राइट. पावर्स ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, पावर्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटी, इनको कौन बनाता है. सो देयर सो मेनी, like literally everything we have talked about and revised the chapter. What all you need to do is नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक दो चीजें लिख लें. लिखने को मैं आपको बोलूंगी कि आप फंड कहाँ एक्सपेंड होता है वो लिख लीजिए, पावर ऑफ कॉर्पोरेशन लिख लीजिए. आप प्लीज कोशिश करिएगा कि आप ऐसा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ना बनाकर आए. कंट्रीब्यूशन ऐसे डैश डाल के फंड, और एम्प्लॉयर ऐसा
3.25 एम्प्लॉय ऐसा मतलब बच्चे बना लेते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज़ नॉट योर 8th-9th का पेपर कि जिसमें आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाएँगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएँगे। स्कूल में होता था, यहाँ पे नहीं होगा। ये सिर्फ़ आपको रिवाइज़ कराने के लिए है, ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए। जितने भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप देखते हो, दे आर ओनली फॉर योर स्टडिंग लर्निंग पर्पस, नॉट फॉर मेकिंग एन एग्ज़ाम, नॉट एट ऑल, राइट? सो प्लीज़ स्टूडेंट मेक श्योर यू डोंट डू दैट। बिल्कुल जब भी ईएसआई को लेके कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहली 2 लाइन लिख दो आप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, राइट? तो प्लीज़ make sure you draft a very good answer if any question will come from ESIC, right? So I'll see you in the next revision of another chapter. Till then, please study hard and stay calm. Keep your head cool whenever you are studying and be focused. ठीक है? एक और चीज़ का प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि मेरा दोस्त तो कब से पढ़ रहा है 3 महीने से, मैं तो सिर्फ 30 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो फेल ही होऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो दिमाग 3 महीने पहले चलता तुम्हारा पढ़ाई करने को, उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं होती जितना 30 दिन पहले होती है। तो इस हाई इंटेंसिटी में पढ़ रहे हो तो हैव फेथ ऑन यू। फॉरगेट अबाउट कि काश मैंने पढ़ लिया होता, छोड़ दो। 3 महीना पहले जो बच्चा पढ़ता है ना, तुम्हें तुम्हें लगता है वो इतना इंटेंसिटी से इसको याद करेगा? नहीं। सुन लिया, देख लिया, हो गया। लेकिन अभी आपका जो एक होता है ना फ़ोकस, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अभी चाहकर भी आप कहीं और दिमाग नहीं लगा रहे हो क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं। है ना? तो अभी आप योर माइंड इज़ वेरी फ़ोकस्ड। हाँ, बस करना क्या है, शांत रहना है, एंग्ज़ायटी में नहीं आना और जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ना है। नोट्स के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी है, टेलीग्राम चैनल है, यू कैन जॉइन एंड टेक नोट्स फ्रॉम देयर। नहीं मिलते, दिक्कत हो रही है, ऐसे कन्फ्यूज़ हो गए, नोट्स दिख नहीं रहे, you have my number also, you can get back to me for notes, okay? Chaliye. So I'll see you in the next video with revision of yet another chapter. Thank you so much.